हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डिंग विशाखापट्टनम। देखिए, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, उन्होंने बोला है कि जो स्टेट की कैपिटल है ना, वो हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। दरअसल में अमरावती जो सिटी है ना, वो करेंटली आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी। अब इन्होंने बोला है कि विशाखापट्टनम हम इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर मैप के अंदर देख भी सकते हो इस पर्टिकुलर लोकेशन को। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा विशाखापट्टनम। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट सिटी जैसे विजयवाड़ा हो गया, गुंटूर हो गया, इनको भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। इसी तरह से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सर हैदराबाद फिर किसकी कैपिटल है। देखो, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। ऑल्दो अब तो काफी लंबे टाइम से ये चीज है, बट कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो हमने ये चीज भी क्लियर कर ली। देखो, बात करें विशाखापट्टनम की, तो इसको वाइजैग, विशाखा, वॉल्टर इन नामों से भी बुलाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर सिटी है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे आती है ना, इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है। सिटी ऑफ डेस्टिनी, ये सारी बातें इसको बोला जाता है। एक पोर्ट सिटी है, एक काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर भी बन जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आप थोड़ा रियलाइज करो, यहाँ पर से ही ना हमें क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर ईस्टर्न घाट इस पूरे एरिया में देखने को मिलते हैं। तो ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर इस साइड पे क्या आ जाता है? बे ऑफ बंगाल। तो कहां पर लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। और अगर देखो आप बात करोगे ना, ये जो ईस्टर्न कोस्ट में, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा आओगे तो तमिलनाडु की तरफ जब मूव करोगे ना, तो नीचे वाली साइड आपको चेन्नई देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ही। तो चेन्नई सबसे बड़ी सिटी है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? दैट इज विशाखापट्टनम। राइट, तो ये सारी चीजें भी हमने अच्छे से समझ ली। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, इंडियन नेवी के जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, उसके हेडक्वार्टर्स कहां देखने को मिलेंगे? वाइजैक के अंदर ही, विशाखापट्टनम के अंदर ही। इसके साथ ही साउथ कोस्ट रेलवे जोन के जो जोनल हेडक्वार्टर्स है, वो भी यहीं पर मिल जाएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी हमारे लिए ये हो जाती है। इसके साथ ही एक चीज नोटिस कीजिए, ये दिस इज द ओनली नेचुरल हार्बर ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जब बात ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की होगी, तो सबसे जो द ओनली नेचुरल हार्बर कौन सा है? वो यही है। ठीक है, ओल्डेस्ट शिपयार्ड भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हो, दिस इज द 5th बिजिएस्ट कार्गो पोर्ट इन इंडिया। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है? दैट इज तेलुगु। इसके अलावा अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में अंदर जाए ना, तो देखो जो अलग अलग यूरोपियन पावर्स यहाँ पे आती रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी के अंदर ये फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंदर आ गया था। फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स वाली, उन्होंने 1804 के अंदर इसको कैप्चर कर लिया अंडर द बैटल ऑफ विशाखापट्टनम। और इसके बाद फिर 1947 तक, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, तब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर उसके बाद जो ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल था, उसके अंतर्गत ये रहा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे। देखो, हमारे YouTube चैनल के ऊपर भी मैंने ही इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन लिया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। इसके स्टैटिक पोर्शन भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, बजट भी डिस्कस किया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर बताऊं आपको, तो आप नोटिस करना कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को टेबल किया गया इन पार्लियामेंट। देखो ध्यान से समझना, दरअसल में ना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसके अंदर हमें 6 डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो इन 6 डिपार्टमेंट के अंदर ना एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके द्वारा ये पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे बनाया जाता है। बेसिकली जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन जी, उनके द्वारा ये बनाया गया है। पर इन दी एंड जो पार्लियामेंट के अंदर किसने टेबल किया है? वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा है। तो इकोनॉमिक सर्वे सर है क्या? देखो, एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है, पिछले साल के अंदर हमने क्या चीजें की, उनका क्या इंपैक्ट रहा। तो एक तरह से बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। दिस इज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। और जब ये पहला इस बार का बजट सेशन कल स्टार्ट हुआ, तो बजट सेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो प्रेसिडेंट जी हैं, ठीक है, वो एक तरह से ज्वाइंट एड्रेस करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट एड्रेस यहाँ पे होता है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर इसको रिलीज करते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो गया, कैसी प्रोग्रेस रही, फिगर्स क्या हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कौन तैयार करता है वो भी हमने समझ लिया। बजट आता है कब? 1 फरवरी को। उससे एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक सर्वे को लिया जाता है। थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाए ना, तो देखने को मिलता है कि 1950-51 में अंदर पहला इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया। तो उस टाइम क्या होता था, दोनों इकट्ठे आते थे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट साथ में ही थे। मतलब बजट के एंड में इकोनॉमिक सर्वे दे दिया जाता था, इस तरह से होता था। पर 1964 में अंदर क्या किया, बजट अलग से आने लग गया और हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे है वो अलग से। तो एक तरह से इसको सेपरेट कर दिया गया इन द ईयर 1964। तो थोड़ा ये भी पढ़ लिया। अब एक पॉलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। इसकी भी थोड़ी डिस्कशन चलती रहती है। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मीनिंग यही होता है कि एक तरह का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। ठीक है, अगर ये देखना हो कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में स्पेशली अगर मैं बात करूं लोकसभा,
तो लोकसभा के जो भी इलेक्टेड हैं, तो क्या उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, क्या हेड ऑफ गवर्नमेंट के वो चीज होती है या नहीं होती, इसको चेक करना हो या इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। बेसिकली सरकार गिर जाएगी या नहीं गिर जाएगी, इसके रिगार्डिंग क्या उनके पास मेजोरिटी है या नहीं है लोकसभा के अंदर, इसके लिए चेक करने के लिए होता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। देखो जैसे आप देखते हो ना कि हमारे पास तो सरकार बनती है 272, जिसको मैजिकल नंबर बोला जाता है, उससे ज्यादा नंबर्स अगर किसी के पास आ जाए तो उनकी सरकार बन जाती है, राइट। इसी को चेक करने के लिए एक तरह का तरीका होता है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ध्यान क्या देना है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिक्र है, द आंसर इज नो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र नहीं है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो मैं कोई भी हाउस का जो मेंबर होता है इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रीजंस देने की जरूरत नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, देयर इज नो नीड टू स्टेट द रीजन फॉर अडॉप्शन इन लोकसभा। तो यहां पर दोनों के दोनों पॉइंट्स सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। आगे चलते हैं पीएम केयर्स फंड के ऊपर। देखो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक तरह से मसला चल रहा था, ठीक है, कि पीएम केयर्स फंड ठीक है या नहीं है, कैसे सही बनाया गया नहीं बनाया गया, उसके रिगार्डिंग था। तो जो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, पीएमओ है, ठीक है, सॉरी मैंने आई थिंक स्लाइड चेंज नहीं करी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने क्या करा है, दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जो पीएम केयर्स फंड है वो उसी तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को किया जाता है, और दोनों के दोनों एडमिनिस्टर किसके द्वारा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलूं, तो जब देखो कोविड-19 पेंडेमिक आया ना, तो एक तरह का हमने सोचा कि हम एक फंड बनाते हैं, उसका नाम क्या रखा, पीएम केयर फंड, ठीक है। और इसका काम ऑल्दो कोविड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, पर बनाया तभी गया था, और भी पर्टिकुलर चीजों के लिए इसको यूज किया जा सकता है, इस फंड के अंदर पैसा, ठीक है ना, एक तरह का फंड हो ताकि कोई भी इमरजेंसी हो या कोई भी डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन हो, वहां पर टैकल करने के लिए उसको यूज किया जा पाए, ठीक है। अब ध्यान में देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ना सरकार कोई यहाँ पे पैसा नहीं डालती, बेसिकली कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बजट के थ्रू इसको कोई एलोकेशन नहीं होता। जो भी हम लोग, हाँ, इंडिविजुअल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, उनके द्वारा कुछ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने भी ना, वेरी श्योर आप में पेरेंट्स ने कभी किसी ने डेफिनेटली प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर पैसा डाला होगा। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, इसको रजिस्टर किया गया है अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एट न्यू दिल्ली 2020 के अंदर, और एक तरह का ये क्या है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके साथ ही जो अलग अलग कंपनीज होती हैं उनकी ना कुछ सीएसआर ऑब्लिगेशंस होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर वो 2% उनको पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका एवरेज जो नंबर होता है उनको डोनेट करना पड़ता है। सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर होता है, सबके ऊपर नहीं होता। तो वो अगर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके अंदर डोनेट करते हैं, तो वो सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंदर उनको काउंट किया जाएगा। बेसिकली क्या है, ये उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप इसके अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए, साथ ही साथ आपकी जो सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे मीट हो जाएगी। काम क्या है, काम देखो वही, जैसे कोई किस तरह की कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कोई डिस्ट्रेस आ गया, कोई कैलामिटी आ गई, मैन मेड भी हो सकती है, कोई नेचुरल भी हो सकती है, सारी चीजों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अलग अलग तरह की कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इसके चेयरमैन और मेंबर्स कौन है या ट्रस्टीज कौन है। देखो चेयरमैन तो वही है हमारे प्रधानमंत्री जी, इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये तीनों के तीनों कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज होते हैं। तो ध्यान देना है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो करेंटली है, होम अफेयर्स जो अमित शाह जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो निर्मला सीतारमन जी हैं, वो इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज होते हैं। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, हमारे प्रधानमंत्री जी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आइवरी। देखो आइवरी जिसको हाथी दांत बोलते हैं, ठीक है, इससे बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं भी बनती हैं। तो काफी ना इसको एक तरह से आइवरी को एक तरह से बेचा जाता है बहुत सारा मार्केट के अंदर, एक तरह से इसको ट्रेड किया जाता है इलीगली। तो इसी के रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चन उठ जाते हैं कि कैसे इसको रोका जाए। ऑल्दो बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए गए हैं, पर बहुत सारा इलीगल ट्रेड भी इसका हमें देखने को मिल जाता है। तो केरला हाई कोर्ट ने इसी के रिगार्डिंग एक तरह की रिपोर्ट मांगी है कि किसके पास पोजेशन है उसके रिगार्डिंग। आइवरी आप समझ गए हो, ठीक है, एक तरह का हार्ड व्हाइट ये मटेरियल होता है जो कि उनके टस्क से हमें मिलता है या टीथ से मिलता है, ये सारी चीजें। अब इंडिया ने ना बेसिकली एफर्ट्स के आने से पहले आप ये बात नोटिस करो कि एक तो हमें मिलता है नेचुरल जो हाथी से हमें मिल जाता है, पर ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ आर्टिफिशियली आजकल चीजें आ गई हैं जहां पर एनिमल को यूज नहीं किया जाता। अब इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कीजिए जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर हमने अमेंडमेंट किया 1986 के अंदर, और यहां पर क्या किया हमने, डोमेस्टिक सेल्स, आइवरी की डोमेस्टिक सेल्स को हमने बैन कर दिया। फिर हमने इसके जो अफ्रीकन आइवरी था उसका इंपोर्ट भी बैन कर दिया। इसके साथ ही जो इंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट है ना, उसको भी हमने मतलब इसमें डाल रखा है साइड्स अपेंडिक्स 1 के अंदर। तो एक तरह से ट्रेडिंग वगैरह के लिए इसमें बैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से चाहे ट्रेडिंग हो गया या फिर इंडिया ने भी इसके अंदर काफी अच्छा काम किया है ताकि इसको रोका जा पाए।
अब ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, आप अगर हिस्ट्री बुक्स में जाओगे ना वहां पर भी इसको देखने को मिल जाता है। जैसे इंडस वैली के अंदर, ठीक है, वहां पर अलग अलग आइवरी प्रोडक्ट्स के फिनिश गुड्स बनाए जाते थे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे इनको बहुत यूज किया जाता था। पिन्स हो गया, हुक हो गया, कॉम्ब हो गया, इन सभी चीजों, डाइस वगैरह के अंदर भी इनको यूज किया जाता था, या फिर इनसे जो जेवरात है, ज्वेल्स है, ऑर्नामेंट्स है, ये भी बनाए जाते थे, तो सभी चीजों में इसका इस्तेमाल देखा जाता था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया। देखो जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उन्होंने स्टार्टअप्स को नए इंडिया की स्पाइन बताया है। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नए इंडिया के लिए। रीजन क्या है? देखो अगर आप नोटिस करो ना, तो अच्छी खासी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो स्टार्टअप्स देते हैं। इसके साथ में ना, अगर आप 2016 में देखोगे ना, तो इंडिया में लगभग 450 स्टार्टअप थे। अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखना चाहते हो तो नियरली 452 थे। अभी मतलब बेसिकली 2022 में कितने हो गए? 84,000 के आसपास, 84,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है आज के टाइम पर। तो क्लियरली क्या शो करता है कि स्टार्टअप्स में एक बहुत बड़ी वेव आई है, जिसको बोलते हैं ना कि एक वेव चल रही है। आप लोग देखो, आज आप लोग भी देखते होंगे, शायद शार्क टैंक आप में से कुछ लोग देखते होंगे, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में देखने को मिल जा रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है इंडिया के अंदर, इनोवेशन भी इंप्रूव हो रहा है। आप लोगों ने इनोवेशन इंडेक्स भी नोटिस किया होगा, इंडिया की यहाँ पे भी रैंकिंग अच्छी खासी हो रही है। ठीक है, तो नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो डेफिनेटली उससे इंडिया भी आने वाले टाइम के अंदर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ सकती है। और इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे ने क्या किया है? इकोनॉमिक सर्वे ने स्टार्टअप्स को नए इंडिया की स्पाइन बताया है। अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो इसमें क्या होता है कि आप जॉब क्रिएटर बन रहे हो, ना कि जॉब सीकर। सुना होगा ना कि आप लोगों को जॉब दे रहे हो, आप कोई जॉब ढूंढ नहीं रहे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टाइम पर जहां पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू देखने को मिलता है, तो वहां पर स्टार्टअप्स कैन प्ले अ वेरी बिग रोल इन एड्रेसिंग दैट इशू। ठीक है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजें डेफिनेटली आप देख सकते हो। तो 2015 एक ऐसा टाइम माना गया जहां पर अचानक से चेंज आया, हमारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम हुआ, तो उसने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्लस साथ ही साथ हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स के अंदर। अब फंडिंग वगैरह के रिगार्डिंग भी काफी ईजी कर दिया गया है, तो काफी फंडिंग वगैरह मिल जाती है, तो एवेन्यूज नए नए खुल गए हैं, जिस वजह से स्टार्टअप से या फिर स्पाइन ऑफ न्यू इंडिया के अंदर काफी अच्छी खासी तरक्की देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, मेक श्योर कि आप इनके मुझे बताओगे कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, नीचे कमेंट सेक्शन में। जो मैंने आपसे कल क्वेश्चंस पूछे थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला क्या है? फाइनेंस कमीशन। क्या फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था? द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर, फॉल्स क्यों है? अरे ये प्रेसिडेंट के द्वारा था। आया याद? मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 280 के अंदर ये क्या है? एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा 5 साल बाद या उससे पहले भी करी जा सकती है अगर रिक्वायर्ड हो। पर 280 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रेसिडेंट, तो इस वजह से फॉल्स हो गया। कैल्प फॉरेस्ट अंडर वाटर इकोसिस्टम, यस द आंसर इज ट्रू। अमृत उद्यान, ठीक है, डिस्कस किया था ना, मुगल गार्डन्स का नया नाम हो गया है, तो डिजाइन्ड बाय एडमंड लुटियंस, यस दिस इज आल्सो ट्रू। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया था इसकी हिस्ट्री क्या रही है। जब बहुत सारी कंपनीज को एक साथ नेशनलाइज कर दिया गया था तब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 1956, द आंसर इज बिल्कुल यस, दिस इज आल्सो ट्रू। सीना स्पेक्टिबिलिस क्या नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया है? द आंसर इज फॉल्स। क्यों सर? ये मैंने बताया था, दिस इज नेटिव टू व्हाट? ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अमेरिका, इस वजह से ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स आपका। तो ये हो गए कल के क्वेश्चंस, ये हैं आज के क्वेश्चन जिनका आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डेफिनेटली इसकी पीडीएफ ले सकते हो। पिछले 2 दिन की जो पीडीएफ थी वो मैंने डलवा दी आज सुबह या कल रात ही डाल दी थी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इन पीडीएफ के साथ साथ अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेट करो ताकि अच्छे से चीजें और भी समझ आ पाए। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।